नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात होगी गोल्ड लोन की। देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वाले तेजी से बढ़े। आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि गोल्ड लोन 103% बढ़ा है। क्यों गोल्ड लोन ले रहे हैं लोग, जानने की कोशिश करेंगे। आज बात होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की। कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर से अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। इस वजह से अब दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। क्या है ये मामला? क्या सचमुच दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी? इस सवाल का भी जवाब लेंगे और अंत में बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने पिछले 12 दिनों में 10-20 नहीं बल्कि 40,000 करोड़ की खरीदारी की। अब इतनी भारी भरकम खरीदारी के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट्स एक बड़ी रिस्क की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या है वो रिस्क? आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत में सोने के गहने गिरवी रखने का चलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2025 तक सोने के बदले बकाया बैंक लोन दोगुने से अधिक हो गए। ये 1 लाख करोड़ रुपए से 103% की बढ़त के साथ लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंकों द्वारा दिया जाने वाला लोन पिछले साल के मुकाबले 20% से घटकर 11% रह गई। सर, इन दोनों आंकड़ों को समझाइए। इसके साथ साथ सर, 2023 में आरबीआई ने सभी बैंकों को सोने के गहने के एवज में कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चरल लोन देने का निर्देश दिया था। क्या ये बड़ी वजह है या कोई और कारण भी है? सर, ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले साल से ही हम लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि गोल्ड लोन को लेके लोगों का रुझान लगातार बढ़ा है। और अब जो आरबीआई के डेटा आए हैं जो ये बता रहे हैं कि जो गुजरा फिस्कल है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वहाँ पर गोल्ड लोन जो हैं वो 103% बढ़े हैं साल दर साल आधार पर। अगर आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के आसपास था, इससे आउटस्टैंडिंग जो गोल्ड लोन है बैंकों के वो 1 लाख करोड़ के आसपास थे, वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। और ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट गोल्ड लोन का साबित हुआ है जी। इसके बाद जो सेगमेंट आ रहा है वो है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन लेना। तो अब इसके पीछे फैक्टर क्या है वो समझ लेते हैं। एक तो देखिए, जैसा आप बता रहे थे कि जो आरबीआई ने कुछ जो एग्री लोन्स हैं उनको जो है गोल्ड लोन के तौर पर क्लासिफाई करने के लिए कहा बैंकों को। इसकी वजह से जो लोन गोल्ड लोन में नहीं दर्ज हो रहे थे वो भी गोल्ड लोन में दर्ज हुए। इसके बाद एनबीएफसीज पर आरबीआई ने पिछले साल गोल्ड लोन देने पर लगाम लगाई थी। आपको याद होगा आईआईएफएल पे भी लोन लगी, पे भी पाबंदी लगी। तो बहुत सारे दूसरे जो बड़े एनबीएफसीज हैं उनको गोल्ड लोन देने को लेके उन पर कई पाबंदियां लगाई थी। इसका असर यह हुआ कि लोग एनबीएफसीज को छोड़कर बैंकों के पास चले गए और वहाँ जो लोन अगेंस्ट गोल्ड आपका हो गया वो फिर बढ़ता हुआ वहाँ पे नज़र आया। तीसरी चीज़ ये है कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में बहुत तेज। अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे तो लगभग 35% के आसपास गोल्ड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। अब जिसको भी लोन की ज़रूरत है उसको ये लग रहा है कि मुझको गोल्ड के बदले ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लोन टू वैल्यू वाला जो आपका रेशियो है उस हिसाब से देखें तो गोल्ड के बदले अच्छा लोन मिल रहा है। सिक्योर्ड क्योंकि लोन है, वो कुछ ऐसे रीजन साबित हुए जिसकी वजह से गोल्ड क्रेडिट का जो ऑफटेक है वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ा है। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सिर्फ 11% बढ़ी है इसी दौरान। तो ये एक बात है, जबकि कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स हैं उसकी लोन उसकी तो रफ्तार जो है वो 1% से ज़्यादा नीचे आई है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट का जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है जी। सर, डिजिटल गोल्ड को लेकर भी एक आंकड़ा है मेरे पास कि अगर पिछले अगर आप 6 महीने के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे प्रवीण सर, तो
1.5 करोड़ लोगों ने डिजिटल गोल्ड की खरीदारी की है। ये वही लोग हैं जो पेटीएम से या तमाम तरह के जो ऐप्स हैं उसके जरिए बहुत ही ईजिली खरीदारी हो जाती है। 10 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपको अगर कोई लोन लेना है तो भी आप खरीदारी कर सकते हो। तो क्या इसको भी इस कहानी में जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है सर? नहीं, लोन की कहानी देखिए अलग है। बाकी गोल्ड की डिमांड को अगर हम देखें तो अभी WGC के आंकड़े आए थे जिसमें बताया गया था कि गोल्ड की डिमांड जो है वो 18% के आसपास जो है बढ़ी है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है, जबकि ज्वेलरी की डिमांड जो है उसमें गिरावट नज़र आ रही है। ओवरऑल माना ये जा रहा 700 से 800 टन के आसपास की भारत में इस साल गोल्ड की डिमांड रहेगी। लेकिन मामला असली वही है कि जो लोन की जो ऑफटेक है वहाँ पर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या बाकी जो पर्सनल लोन वाले सेगमेंट हैं उन सब में आप देखेंगे कि उतना उछाल नहीं नज़र आया जितना उछाल हमको गोल्ड लोन में नज़र आ रहा है जी। तो इसके पीछे के जो हमने फैक्टर इसमें बताए हैं तो वही फैक्टर है, वो फैक्टर कारगर इसमें साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी की जब अप्रैल की RBI की पॉलिसी आई थी तो मतलब मेरा मानना यह है कि जो RBI ने अभी अप्रैल में पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें RBI ने इस बात का एक जिक्र किया था कि हम जो गोल्ड लोन है उसके रूल्स को लेके आएंगे, एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई जाएंगी। और माना ये जा रहा, हालांकि गवर्नर ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने ये कहा है कि गोल्ड लोन में सख्ती की जाएगी, लेकिन माना ये जा रहा है कि जब नई गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें बहुत सारे नियम ऐसे होंगे जो गोल्ड लोन को हासिल करना उतना आसान शायद न रहे पहले जैसा। अब गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड से रिलेटेड अपडेट भी दे देते हैं सर। आज अपने ऑल टाइम हाई से अब 5,366 रुपये नीचे आया है गोल्ड, और अगर करंट का भाव बताएं तो 93,734 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई की भी अगर हमने जिक्र की तो सर 21 अप्रैल को 99,100 रुपये प्रति ग्राम था सोना। सोने की बात हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की बढ़ती आशंका निवेशकों के लिए चिंता पैदा कर रही है, और सबके मन में यह सवाल भी चल रहा है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली। अमेरिका की इकॉनमी में पहली तिमाही में 0.3% की गिरावट देखने को मिली थी। ये 3 साल में पहली बार है जब गिरावट आई है। इसके पीछे के कारण क्या हैं सर? इसके अलावा फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया है, और नवंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद से 4.5 अंक यानी पॉइंट्स जो है नीचे गिर गया है। प्रवीण सर, क्या मंदी अब आकर रहेगी क्या? नहीं, देखिए, अमेरिका में मंदी और दुनिया भर में मंदी, इन दो चीज़ों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में बहस हो रही है। एक बड़ा तबका ऐसा है जानकारों का, अर्थशास्त्रियों का, जो ये कह रहा है लगातार कि जिस तरह की टैरिफ की पॉलिसीज़ और बाकी जो नीतियां ट्रंप अपना रहे हैं, चाहे खर्च कम करने की हो या बाकी चीज़ें हों, उससे अमेरिका में मंदी आना तकरीबन तय है जी। दूसरी तरफ जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, बर्कशायर हैथवे के चीफ जो रहे वॉरेन बफे, उन्होंने अपनी अभी हाल में जब एनुअल मीटिंग की अमेरिका में, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमको धैर्य से पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्ट रहने की ज़रूरत है। किसी तरह का बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आने की संभावना या आशंका ना के बराबर है। तो उन्होंने एक तरह से भरोसा जताया है अमेरिकी इकॉनमी पे, और दुनिया भर में जो टैरिफ को लेके बोला कि कुछ उतार चढ़ाव की और उसकी आशंकाएं जरूर हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़े, बहुत बड़ा बुरा असर पड़े, उसकी आशंका कम जान पड़ती है जी। जबकि दूसरी तरफ बाकी जितने अर्थशास्त्री हैं, अगर हम देखें सर, रॉबर्ट कियोसाकी देखिए रोज चीख चीख कर कहते रहते हैं। ग्रीड एंड फियर वाले जो हैं क्रिस वुड साहब, वो बता चुके होते हैं। मार्क मोबियस कह चुके होते हैं कि 30 साल का मुझे इमर्जिंग मार्केट्स में अनुभव है पैसा लगाने का। अभी हम 95% कैश पर बैठे हुए हैं, अभी बाजार में पैसा लगाने का सही समय, वेट एंड वॉच कीजिए। तो सर, इन तमाम पहलुओं को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर जो अर्थशास्त्री हैं, एजेंसियाँ हैं, रेटिंग एजेंसियाँ हैं और या बैंक हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स में लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ट्रंप का चीन के साथ पर्टिकुलरली अगर हम कहें बात, तो टैरिफ को लेकर जिस तरह की रस्साकसी है, जिस तरह की लड़ाई के आसार हैं, वो अमेरिका में महंगाई को बढ़ाएंगे, वो अमेरिका में ग्रोथ को लेके और मुश्किलें पैदा करेंगे, जो कि पहले से ही 1.5% के आसपास ग्रोथ को लेके स्ट्रगल कर रही है अमेरिकन इकोनॉमी। ऐसे वक्त पे, और जब मार्च तिमाही के अभी हाल में नतीजे आए तो उसमें बताया गया कि 0.3% अमेरिका की इकोनॉमी
नीचे आई है, यानी डी ग्रोथ का शिकार हुई है। स्टैगफ्लेशन की बात बार बार कही जाती, जहां पर ग्रोथ आपकी नीचे आती है और महंगाई आपकी चीज़ों की बढ़ती है। तो चीन के साथ जिस तरह की लड़ाई है, जिसमें बार बार ट्रंप अलग तरह के अपने इंडिकेशन देते, कभी कहते कि नहीं हम तैयार हैं डील करने के लिए, आज उन्होंने फिर सर अड़ियल स्वभाव दिखाया। बिल्कुल, आज तो उन्होंने बल्कि दुनिया भर की जो फिल्में हैं उसको अमेरिका पे में अगर आप दिखाएंगे तो 100% का उस पर टैरिफ लगा दिया है कि हॉलीवुड को नुकसान पहुंचा रही है बाकी दुनिया की फिल्में, तो उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया। खैर, लेकिन वो जिस तरह से बार बार आगे पीछे स्टेप कर रहे हैं, कभी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कभी अब उन्होंने अभी कहा कि हमारी बहुत जल्द ही कई देशों के साथ ट्रेड डील हो सकती है। भारत को लेकर बयान आया कि भारत शायद पहला देश होगा ऐसा जिसके साथ अमेरिका की ट्रेड डील होगी। लेकिन अमेरिका में जो टैरिफ का जो नियम लागू करना चाहते हैं, उससे अमेरिका में ऑलरेडी महंगाई बढ़ने के आसार पैदा हो गए हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ना तय है अगर चीन के साथ जल्दी ट्रेड पर कोई डील नहीं करता अमेरिका, या दुनिया के बाकी देशों के साथ, भारत हो गया या दूसरे देशों के साथ, अगर कोई बहुत जल्दी ट्रेड डील नहीं की जाती तो महंगाई अमेरिका पहुंचेगी और इसका खतरा पूरे जो रिपल इफेक्ट्स हैं इसके, वो दुनिया भर में देखे जाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रवीण सर, अब इसी के साथ इस कहानी में यूएसडी को लाना बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए लगातार जो है डॉलर जो है लगातार उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ के वजह से एशियाई करेंसी मजबूत हो रही है, डॉलर जो है बहुत कमज़ोर हो रहा है। आज भी देखिए 3% जो है ताइवानी जो डॉलर है वो उछलता हुआ दिखा है। सर, करेंसी मार्केट में क्या हलचल हो रहा है, और उसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका कोरिलेशन क्या है। मान लीजिए कि डॉलर जो कमज़ोर हो रहा है तो उससे क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, और अगर खासकर अगर नुकसान होगा तो अमेरिका को नुकसान होगा तो क्या फ़ायदा भारत को होगा या नहीं? नहीं, अमेरिका को अगर नुकसान होगा तो भारत को फ़ायदा होगा, ये तो कोई कोरिलेशन इसका है नहीं। ओके। दूसरी बात यह है कि डॉलर के जहाँ तक कमज़ोर होने की बात है, जो कि अपने जो पीक अगर है 1110 का के आसपास का, वहाँ से लगभग 10% डाउन है। तो देखिए मसला ये है कि अमेरिका अगर एक्सपोर्ट अमेरिका के बढ़ते हैं तो कमज़ोर डॉलर उसके लिए फ़ायदेमंद अमेरिका के लिए एक तरह से हो सकता है, जो कि दुनिया के तमाम देशों के लिए इस तरह की है। लेकिन डॉलर चूंकि दुनिया की एक रिजर्व करेंसी है, एक तरह से दुनिया भर के देशों के पास डॉलर एक करेंसी बिल्कुल जी रिजर्व के रूप में रहता है, रिजर्व के रूप में मौजूद है। सारा ट्रेड जो है दुनिया भर का वो डॉलर बेस्ड है, चाहे आप क्रूड खरीदते हैं या आप किसी भी देश के साथ कारोबार करते हैं तो उसमें करेंसी का जो लेन देन होता है वो डॉलर में अंततः होता है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, जब तक कि कुछ दूसरी करेंसी जैसे ब्रिक्स की करेंसी शुरू करने की बात आई, लेकिन वो इनिशिएटिव शुरू भी नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर उसके लिए धमकी दी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी शुरू हो। तो अमेरिका भी नहीं चाहता। डी डॉलराइजेशन की एक मुहिम जो शुरू करने की कोशिश की जाती है, चाहे चीन की तरफ से या बाकी देशों की तरफ से, वो भी असल में अभी उतना कारगर साबित हुई नहीं, उतना पेस पकड़ती हुई नज़र नहीं आई है जी। लेकिन दुनिया ने एक दूसरा काम जरूर किया है इस पूरे बीच में कि डॉलर से हटने और यूएस ट्रेजरी से बचने के लिए पूरी दुनिया भर ने गोल्ड जमा करना जरूर शुरू कर दिया है। तमाम देश के जितने भी केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल, उन्होंने जो सोना है उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी कर दिया है। बिल्कुल बहुत, और उसके बाद भी उसका इफेक्ट देखने को ये भी मिला सर कि जिस तरह से जो कीमतें बढ़ रही हैं वो भी उसका तस्दीक कर रही हैं उन चीज़ों को। बिल्कुल, पिछले 2-3 साल में, बल्कि मैं बताऊं आपको 2017-18 के बाद से पूरी दुनिया लगातार, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहे हैं। और उसके पीछे वजह यही है कि किसी भी तरीके से अमेरिका की जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक तरह से जो दबदबा है, जिस तरह से रूस यूक्रेन की जंग हुई और रूस के सारे डॉलर आधारित या रूस के बाहर के जितने असेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया, जब्त कर दिया गया, स्विफ्ट का जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ से रूस को बाहर कर दिया गया। तब से दुनिया के मन में और खलबली मच गई कि कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए, चाहे डॉलर का हो या यूएस ट्रेजरी का हो। जी। तो वो प्रयास एक तरफ दिखाई देता है।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। पिछले 12 दिनों में एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में 40,145 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि इसके पहले साल में के शुरुआती 3 महीनों में एफआईआई ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। प्रवीण सर, पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप की नई टैरिफ नीति से बाजार में अनसर्टेनिटी है, वैश्विक मंदी के आसार दिख रहे हैं, भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण एफआईआई जो है लगातार पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत पाकिस्तान टेंशन जो है अपने चरम पर है सर। ट्रंप के अड़ियल बयान फिर सामने आ रहे हैं। फिर क्यों खरीदारी कर रहे हैं एफआईआई, और इसके साथ ही मार्केट एक्सपर्ट प्रवीण सर किस रिस्क की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जी। एक तो जो चौथी तिमाही के जो नंबर आए हैं कंपनियों के अर्निंग के, वो नंबर मिक्स्ड हैं और बड़े तौर पर देखा जाए तो वो ठीक ठाक नंबर हैं कंपनियों के। जैसी आशंका जताई जा रही थी कि जो तिमाही नतीजे होंगे वो बहुत ख़राब होंगे, कंपनियों के प्रॉफिट, कंपनियों के मार्जिन वो श्रिंक होते हुए दिखाई देंगे, वैसा नहीं हुआ। चाहे बैंक हो या दूसरे सेक्टर की कंपनियां हो, नतीजे जो हैं अब तक, चाहे आईटी सेक्टर के भी इनफैक्ट हो, नतीजे अब तक अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादातर रिजल्ट्स, कई बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स ने उम्मीदों को बीट किया है, चाहे आप आरआईएल का ही क्यों ना देख लें, रिटेल का बिजनेस हो या जियो टेलीकॉम का बिजनेस हो, वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो इस वजह से एक तो जो विदेशी निवेशक हैं उनको लग रहा है कि भारतीय कंपनियां बेहतर कर रही हैं, अर्निंग्स अच्छी हैं और आगे जाकर इसमें इम्प्रूवमेंट के आसार नज़र आ रहे हैं। जी। दूसरा, इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो लगातार रेजिलिएंट और मजबूत बना हुआ है कारोबार के मोर्चे पर, या आप दूसरे जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं उसमें अगर देख लीजिए तो चाहे जीएसटी का नंबर हो, आपका अप्रैल का जीएसटी का नंबर 2.36 लाख करोड़, हाँ, वो रिकॉर्ड हाई का नंबर है। आईआईपी का नंबर सर, आईआईपी का 58.1 से का लेकर 58.2 जाना हो, 10 महीने के उच्चतम स्तर पर आ गया है। उच्चतम स्तर पर आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी लगातार अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। दिसंबर तिमाही के जो आपके जीडीपी के नंबर थे वो भी 6.2% पे थे और वो उससे पिछली तिमाही के नंबर के मुकाबले 5.4% के नंबर के मुकाबले बहुत अच्छे थे। इसके बाद बात आ जाती है आपकी महंगाई के आंकड़ों की, जो बहुत पे आ रहा था सर। बिल्कुल, कि लगातार जो 4% से नीचे रहना महंगाई दर, पहले 3.61 रहना, फिर उसके बाद 3.31 रहना आसपास, तो लगातार 4% से नीचे। इसी के साथ मैं एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट है उस पर भी आपका ध्यान जो है केंद्रित करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जस्ट रिलीज हुआ है एसबीआई की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 100 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है, महंगाई जो है 3% के नीचे रह सकती है। सर ये बहुत बड़ी खबर है, इसको भी अगर आप डिकोड कर। बिल्कुल, देखिए जो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए पिछले साल महंगाई एक बड़ी मुश्किल बनी हुई थी। रिजर्व बैंक लगातार अपने इस रुख पे कायम था कि रेट्स में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। अब आपका फरवरी और मार्च के महंगाई के आंकड़े ऐसे हैं जो कि सरकार और रिजर्व बैंक के साथ साथ पूरे देश को राहत देने वाले हैं। फरवरी में 3.61% रहा सीपीआई और मार्च में वो और घट के 3.34% के आसपास आ गई। तो महंगाई के आंकड़े ऐसे हैं जिसने रिजर्व बैंक को एक बड़ी राहत दी और उसके साथ एक बड़ा स्कोप इस बात का खोला है कि वो जो रेपो रेट है या कर्ज की दरें हैं उसको और सस्ता करे। एकोमोडेटिव भी किया, एकोमोडेटिव कर दिया आपका जो है, तो स्टैंड में चेंज किया और उसका मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्त में महंगा जो आपका रेट कट है वो और किए जा सकते हैं। तो मतलब सर अभी जो लगातार 2 एमपीसीज में रेट कट हुआ तो उसके बाद भी आगे हम मान सकते हैं कि और रेट कट होगा? नहीं, बिल्कुल 6% पे जो अभी ताज़ा जो रेपो रेट में कटौती हुई है 25 बीपीएस की, उसके बाद 6% पे रेपो रेट आ गया है। और जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि आरबीआई अगली छमाही में, यानी अब जून में और अगस्त में, उसके बाद उसमें 50 बीपीएस की कटौती कर सकता है और उसके बाद फिर कटौती एक बार की जा सकती है। तो टोटल 125 बीपीएस की कटौती रेपो रेट में आरबीआई एग्रेसिवली कर सकता है इसी फिस्कल में, और उसमें 25 बीपीएस की अगर आप और जोड़ देंगे तो वो 150 बीपीएस की कटौती
इसी फिस्कल में, फाइनेंशियल ईयर में होती हुई दिखाई दे सकती है। अब हमारे व्यूअर्स से रिलेटेड सवाल सर कि अगर किसी को होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, कार लोन लेना है, तो क्या वेट कर लें, नेक्स्ट एमपीसीज के बाद लिया जाए, या क्या पॉलिसी बेटर रहेगी? नहीं, बिल्कुल वेट कर लेना चाहिए। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं कि अब जून में आपको जब रेट कट हो तब आप उसमें ले सकते हैं। और अगर फ्लोटिंग रेट वाले जो रेट्स हैं, कर्ज हैं, वहाँ पर तो ऑटोमेटिक जब आप कर्ज ले भी लेते हैं, मान लीजिए उसके बाद अगर आप रेट कट होता है तो वो वैसे भी आपके कर्ज में पास ऑन कर दिया जाएगा। इस तरह के अरेंजमेंट्स बैंकों के होते हैं। और प्रवीण सर, मान लीजिए जिनके पास पैसा हो सर, उनको एफडी कराना हो, तो क्या फटाफट अभी करा लें? एफडी के रेट्स तो देखिए, जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वो नीचे आना शुरू हो गया है, वो उल्टा हो गया है। अभी तक रेट बढ़ रहे थे, अब रिवर्स में चला गया है। तो रेट नीचे आएंगे। अगर 125 बीपीएस की भी अगर कटौती होती है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आप समझ लीजिए कि 5.5% के आसपास रेट आ सकता है, बल्कि उससे कम 5% के आसपास रेपो रेट पहुंच जाएगा। और ये बहुत बड़ी कटौती होगी, क्योंकि 2021-22 के दौरान जो इंटरेस्ट रेट थे वो तकरीबन अपने सबसे कम लेवल पर थे। लेकिन इससे एक चीज़ और पता चलती है कि जिस तरह की टैरिफ को लेके और बाकी की अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, वहाँ पर अब जो आरबीआई है और सरकार है वो पूरा फोकस ग्रोथ पर लगाना चाहते हैं। और इसी तरह से महंगाई के कम होने का जो सपोर्ट है उसका फ़ायदा सरकार और रिजर्व बैंक दोनों उठाएंगे, और वहाँ पे वो रेट कट करके ग्रोथ को या डिमांड को, जो कि सबड्यूड डिमांड हमें नज़र आई पिछले साल के आखिर में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। जी, लेकिन प्रवीण सर, व्हाट अबाउट इंडिया पाक टेंशंस, जो अभी लग रहा है, अभी प्रधानमंत्री साहब जो हैं पीएमओ जाते हुए दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि कभी भी जंग के आसार हो सकते हैं, तो वो फैक्टर भी क्या इम्पैक्ट करेगा एफआईआईज़ की बाइंग को लेकर, इकोनॉमी को लेकर? नहीं, देखिए, फ़िलहाल जो लगता है वो टैरिफ का जो मसला है वो ज़्यादा बड़ा है। भारत पाकिस्तान की जंग किस लेवल पे होगी, क्या एक फुल ब्लोन वॉर होगी, इसको लेके अभी बहुत सारी आशंकाएं बनी हुई हैं। क्या सरकार एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लेती है, किस तरह की स्ट्राइक्स होंगी, इसको लेके अभी तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो जंग लड़ने की हैसियत में है नहीं। मूडीज की रिपोर्ट आई है सर। बिल्कुल, मूडीज की रिपोर्ट पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मूडीज की रिपोर्ट कह रही है कि अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान जो है वो तो और बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आईएमएफ से उसने बेल आउट पैकेज ले रखा है, तमाम जो है वेस्टर्न कंट्रीज से, माफ़ कीजिएगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से उसने सपोर्ट लिया है, सऊदी अरेबिया से उसने मदद लिया और तमाम इस्लामिक कंट्रियों से उसने मदद ली है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हाँ, चीन से, और उन्होंने कहा कि भारत का इसमें कुछ नहीं होगा, भारत तो ये हीट को ना पास ऑन कर लेगा। नहीं, बिल्कुल, भारत की इकोनॉमी जिस लेवल की है, अगर आप एक ही डेटा देख लो दोनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व का, तो वहीं समझ में आ जाता है। 668, और पाकिस्तान का आप देख लीजिए, $8-10 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। आबादी सर 140 वर्सेस 25 करोड़, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान के लिए जंग झेल पाना तकरीबन नामुमकिन है। और जैसा मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान इसको आर्थिक तौर पर भी जंग को नहीं झेल पाएगा। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि पाकिस्तान की सेना के पास 4-5 दिन का गोला बारूद है, उसके बाद वो वैसे जंग लड़ने की हालत में नहीं होंगे। लेकिन बाज़ार के लिए या अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा मसला मुझे अभी भी लगता है, और बहुत सारे जानकारी कहते हैं कि टैरिफ ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई किसी एक बड़े लेवल पर नहीं चली जाती, उसका असर पड़ सकता है। फिर भी भारत की इकॉनमी इतनी बड़ी है कि वो इस जंग को झेल सकती है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।